नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे और जिसके लिए मैंने कार्ड रीडिंग की है वो है कि आपके जीवन में इस वक्त आपका कौन सा पहलू है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब कि कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस हो रहा है लाइफ में वो कौन सा पहलू है। और दूसरा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अभी उसमें वेट करना चाहिए कुछ एक्शंस लेने के लिए। मतलब कि आपको इंटरलाइजेशन करना चाहिए, मतलब आपको अंतर्मुखी होके अभी और सोचने की समझने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंटेंशंस, अपनी इमोशंस और अपनी जो भी वैल्यूज़ है उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है। या फिर ये एक ऐसा समय है कि आपको कुछ ना कुछ बाह्य जगत में एक्शन लेना ज़रूरी है। दोस्तों, आप में से जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियो सुनते हैं या जो भी स्पिरिचुअल क्वेस्ट में कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं तो आप जानते ही होंगे हमारे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, जिसको कि हम हिंदुस्तानी सभ्यता में अर्धनारीश्वर के स्वरूप में देखते हैं। जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है ये बताता है कि चाहे फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, लेकिन हमारे भीतर दोनों एनर्जी है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। और एक जो संपूर्ण इंसान है, एक जो बैलेंस इंसान है, वो कैसे बन सकते हैं जब हमारे अंदर जो मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस्ड है। मतलब कि शिवा और शक्ति बैलेंस्ड है। या फिर हम बहुत जनरल टर्म्स में जो हम बात करते हैं लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, यिन और यांग। तो हमारे यिन और यांग अगर बैलेंस्ड हैं या हम उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसा ही बैलेंस हमें अपने जीवन में भी दिखने लगता है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपको अपने यिंग पर ज़्यादा फोकस करना है या यांग पर। और ये जानने के लिए मैंने 2 कार्ड्स यूज़ किए हैं। दोस्तों, इस चैनल में मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ टैरो कार्ड्स ही नहीं, डिफरेंट तरह के ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करूँ, डिफरेंट तरह के डिविनेशन कार्ड्स यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है नए नए तरीके से चीज़ों को समझना और जानने में। आज की जो रीडिंग है उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स यूज़ किए हैं, आप देख भी सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डेक। और क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी पर्सनली बहुत पसंद है, जिससे कि हम एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और वो व्यक्ति अपना जो जीवन का जो डायरेक्शन है उसे समझ के अपनी विचारधारा बदल सकता है, अपने जो ज़िंदगी का डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने अच्छे और बुरे कर्म के बारे में। और आज की रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी में मैंने क्या यूज़ किया है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें 12 घर होते हैं, मतलब कि 12 हाउसेस होते हैं। और इन 12 हाउसेस के अंदर अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं अपने जीवन के बारे में। चाहे आप जीवन में किसी चीज़ के बारे में भी सोचते हैं, जो ये 12 हाउसेस होते हैं वो उन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। उसमें क्या साइन है, क्या नक्षत्र है, क्या प्लैनेट है, क्या एस्पेक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनसे हम देखकर समझते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है और उसको वो कैसे रिजल्ट देगा, या हमको अगर कुछ बदलना है अपने अंदर तो हमें क्या बदलना है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के द्वारा मैं ये जानने की कोशिश करूँगी आज की आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जहाँ पर कुछ इम्बैलेंस हो रहा है और वो आपको कैसे ठीक करना है। आपको अपने अंतर्मुखता से ठीक करना है या बाह्य जगत में एक्शन करके ठीक करना है। उसके लिए मैंने जो कार्ड्स यूज़ करे हैं ये मैंने रिसेंटली कार्ड्स परचेज करे हैं। आप देख सकते हैं ये कार्ड का डेक, जो कि हिंदुस्तान में, जो इंडिया में जो गॉड्स और गॉडेसेस को हम मानते हैं और ये उनसे रिलेटेड है। तो ये है गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड्स, जिसमें उनकी मेडिटेशन, मंत्रास, ब्लेसिंग्स के बारे में बताया गया है। डियर वंस, जो ईश्वर है, जो ईश्वर है उसका स्वरूप भारत में विभिन्न प्रकार से दिखाया जाता है, लेकिन फाइनली हमारे यहाँ ईश्वर को सुप्रीम लॉर्ड समझा जाता है और हम यही बोलते हैं कि जो लाइट है, जो ज्ञान है, वो ही ईश्वर है। लेकिन ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को समझने के लिए हमने देवी और देवताओं का रूप दे दिया। हर एक देवी और देवता का रूप हमें कुछ क्वालिटीज़ बताता है और वो क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर इम्बाइब करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम गणेश की बात करते हैं तो जो गणेश जी होते हैं वो हैं शुभता के द्योतक। वो शुभता को सिम्बलाइज़ करते हैं। वो ये सिम्बलाइज़ करते हैं कि हमारे अंदर बुद्धि होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो बुध जो वेडनेसडे होता है वो उसके भी सिम्बॉलिक हैं। और
वो ये बताते हैं कि जब हम अपना आपा खो देते हैं, जब हम अपने घमंड में आ जाते हैं, तो हमारे साथ क्या हो सकता है। जैसे आप सभी को गणेश जी की स्टोरी मालूम होगी, जब वो घमंड में आ गए और क्रोध में आ गए, तो उन्होंने शिव जी को पार्वती जी से मिलने नहीं दिया, तो क्रोध में आकर उनको ये एक लेसन सिखाने के लिए शिव जी को उनका गला काटना पड़ा और उनके सर पे हाथी का सर लगाया। तो ये जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ हमें ये समझाने के लिए हैं कि जब हम घमंड करते हैं या हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं या हम दूसरे की बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, कभी ना कभी जो हमारा घमंड से भरा सर होता है वो कभी ना कभी झुकता ज़रूर है। तो अपनी देवी देवताओं को दोस्तों अगर हम इस तरह से समझें, तो हमें अपने जो ये सभ्यता है, जो कल्चर है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो कार्ड्स मैंने इसमें निकाले हैं, मैंने हर डेक में एक एक कार्ड निकाला है जो कि इस डेक से है, गॉड एंड गॉडेसेस से। उससे मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि आपको अपने अंदर कौन सी क्वालिटी इस वक्त इम्बाइब करने की ज़रूरत है। आपको बाह्यमुखी होना ज़्यादा ज़रूरी है या अंतर्मुखी होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि ऑनेस्टली जो मैंने कार्ड्स यूज़ किए हैं, स्पेशली ये गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड्स, ये मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज ही मिले हैं ये कार्ड्स। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दीज ब्यूटिफुल कार्ड्स, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान से बहुत प्यार है, मुझे इंडियन कल्चर से बहुत प्यार है और हमारा बहुत रिच कल्चर है। तो मेरी चाहना यही है कि मेरी इस रीडिंग के द्वारा आपको भी आपके कल्चर के प्रति, हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके प्रति और श्रद्धा हो, और आप उनको अंधश्रद्धा में ना देख के आप उनकी क्वालिटीज़ को समझने की कोशिश करें। वो हमें क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करें, और सही मायने में हमारे जो देवी देवता हैं उनकी जो सिंबॉलिज्म है उसको समझ के अपने जीवन में दैवीय जो ऊर्जा है, जो दिव्य ऊर्जा है, उसको लेकर आएं। हमेशा की तरह दोस्तों 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। मैं एक बार पास से भी दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आप इनमें से एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन या चाहें तो सारे ऑप्शंस भी सुन सकते हैं। आपको इंट्यूटिवली जो भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है, उस ऑप्शन का टाइम स्टैम्प आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए और आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ इंसाइट्स ज़रूर मिलेंगी, कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट्स ज़रूर मिलेंगे जो आपको हेल्प करें अपने जीवन में वो दिव्य ऊर्जा और ज्ञान लाने के लिए। दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनली आपके लिए नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है ये आपसे 100% रेजोनेट करे। जितने परसेंट भी आपसे रेजोनेट करती है उस इनपुट पर थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें। आपको लगता है अगर वो इनपुट्स अपने जीवन में धारण करके आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो धीरे धीरे अपने जीवन की दशा और दिशा के अनुसार उन चेंजेस को लाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। किसी ने मुझसे रीडिंग में पूछा था ये क्या है। ये रोज क्वार्ट्ज होता है। ये एक क्रिस्टल होता है जो कि हमें हेल्प करता है हमारी इमोशंस को हील करने में, हमारे अंदर प्रेम की, एक्सेप्टेंस की भावनाओं को लाने के लिए। अगर आपको अपने जीवन में कभी भी लगता है आपको लैक ऑफ लव लगता है, लैक ऑफ हैप्पीनेस लग रहा है, तो आप ज़िंदगी में रोज़ क्वार्ट्ज की एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। ये क्रिस्टल है, ये आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं मोस्टली अमेज़न से परचेज़ करती हूँ, या फिर जो भी आपके सिटी में लोकल शॉप्स हैं जहाँ पर क्रिस्टल्स सेल होते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आए हैं उसमें आया है 3rd हाउस, जिसमें कि साइन है कैप्रिकॉर्न और प्लैनेट है यूरेनस। मैं समझाऊंगी ये क्या दर्शा रहा है। और जो हमने गॉड एंड गॉडेसेस डेक से कार्ड निकाला है वो है चंद्र। इसमें इनसे रिलेटेड मेडिटेशंस, ब्लेसिंग्स भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में जो 3rd हाउस होता है वो रिलेटेड होता है हमारी कम्युनिकेशन से, हमारी लर्निंग एबिलिटीज से, हमारी लर्निंग स्किल्स से।
टेलीविज़न से, मतलब कि हम क्या देखते हैं, किस तरह की मूवीज़ देखते हैं, किस तरह के सीरियल्स देखते हैं, किस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया में। इसके अलावा ये रिलेटेड होता है आपके सिबलिंग से, मतलब आपके भाई बहन, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी अंकल एंड आंट्स, मतलब कि आपकी बुआ, चाची या फिर आपकी मौसी, जो भी हमारे पेरेंट्स के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, हम उनको भी इस हाउस से देखते हैं। जो थर्ड हाउस होता है वो होता है आपके करेज का, पराक्रम का। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपके थर्ड हाउस के एरिया में जो अभी इम्बैलेंस्ड है, मतलब कि या तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप उसको कम्युनिकेट तो अच्छे से करना चाहते हैं जो भी आपकी बातें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आप मेहनत करने की कोशिश तो करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है आप कोशिश तो करते हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। जो ये कैप्रिकॉर्न साइन होता है दोस्तों, ये जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हमें ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन सीखना होता है, और बहुत कुछ हमें अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसे बदलना होता है। मतलब कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फिशली सोचते हैं, हम सिर्फ अपने गेन्स के बारे में सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, या हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं होती है, तो कैप्रिकॉर्न का साइन वहाँ पर हमको उस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ रहने नहीं देगा, क्योंकि ये साइन है सैटर्न का, और सैटर्न होता है हमारे लेखा जोखा जो है, हमारा जो पूरा कर्म का जो लेखा जोखा है वो उसको सब जानते हैं, और वो उसके अनुसार ही हमें ज़िंदगी में हमारे लेसन्स देते हैं। तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी है आपकी रिलेशनशिप्स, जो कि आपके अंकल आंट्स या भाई बहन से रिलेटेड, या फिर जो आपके नेबरहुड है उससे रिलेटेड, या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं होती है, कई बार बहुत हार्श हो जाती है, जो कि मैं यूरेनस से देख सकती हूँ। कई बार आप बहुत ज़्यादा अभिमानी होकर बोलेंगे, या फिर कई बार आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर बोलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सीखना क्या ज़रूरी है, जो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ज़िंदगी में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की। मतलब कि आपको चाहे ज़िंदगी में जो भी अचीव करना हो, आप ज़िंदगी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाने का सोच रहे हो, आपको अपनी कम्युनिकेशन में बदलाव लाना हो, तो आपको उसके लिए अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं आप ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न का साइन होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हमें यही समझ नहीं आता है कि हमें करना क्या है। सेकेंडली हम अपने डिज़ायर से इतने ड्रिवन होते हैं, तो हम अपने अंदर एक वो बैलेंस थिंकिंग लेकर ही नहीं आना चाहते हैं। दोस्तों, जो कैप्रिकॉर्न होता है उसको हिंदी में मकर बोलते हैं, ठीक है। मकर मतलब जिसको कि मगरमच्छ से भी डिपिक्ट किया जाता है। एक कहानी है गजेंद्र मोक्ष की जिसमें मकर का नाम मकर्ण रखा गया है। तो जो मकर होता है वो हमें अपनी ग्रिप में ले लेता है। अगर आप देखिए, जो मगरमच्छ होता है उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, जब वो किसी अपने प्रे को एक बार पकड़ लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके दांत इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। और जब तक वो आराम कर रहा है, जब तक उसका जो प्रे है उसके पास तक नहीं आ जाता, तब तक ऐसा लगता है कि वो मगरमच्छ पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शिथिल पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने ग्रिप में ले लेता है अपने प्रे को, वो उसको छोड़ता भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है या तो आपकी ऐसी हैबिट है, मतलब आप वैसे तो शांत रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप बहुत गुस्से में आते हैं तो आप इस तरह से व्यक्ति को कुछ बोलते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है, शॉक्ड हो सकता है। सेकेंडली, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह का फील करते हो कि आप इस तरह से कर्मा की ग्रिप में फंसे कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि आपके कोई रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ। उसके लिए करना क्या है, तो जो ये एनर्जी है चंद्र की, ये है द मून गॉड। दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो मून है उसको हम दो तरह से देखते हैं। एक तो हम देखते हैं चंद्र की तरह, मतलब कि चंद्र जो कि एक मेल थे जिन्होंने 27 नक्षत्रास जो थे उनसे शादी की थी, और जो चंद्र होते हैं उसको हम एक मदर की तरह भी देखते हैं, क्योंकि हम मून से ही देखते हैं मदर की एनर्जी, नरिशमेंट की एनर्जी कैसी है हमारे जीवन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, अपने थर्ड हाउस को अच्छा करने के लिए, मतलब अपनी कम्युनिकेशन, अपने सिबलिंग्स, अपने अंकल एंट्स और अपने नेबर से रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, अपने अंदर और करेज लाने के लिए,
हार्ड वर्किंग बनने के लिए आपको दोनों पहलू पर वर्क करने हैं डियर वन। मतलब कि जब हम कहते हैं चंद्र को हमने जब मेल बोला तो मतलब कि एक्शन ओरिएंटेड बाह्य जगत, तो आपको बाह्य जगत में तो एक्शंस करने ही करने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो मून है वो आपका अंतर्मन है, तो आपको अपने अंतर्मन में भी ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ, अपने आप कोशिश करें कि जो आपका एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है सोचने का अपने बारे में, हो सकता है आप हमेशा सिर्फ यही सोचते हैं मुझे क्या मिला, मैंने क्या किया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरों के पास ये है, व्हाटएवर। मतलब आपकी जो सोच है वो इतनी सेंटर्ड हो गई है आप अपने प्रति कि आप यही नहीं देख पाते हैं कि ज़िंदगी में बिगर पिक्चर क्या है, तो दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या फील कर सकते हैं, क्या दूसरों को भी कष्ट हो सकते हैं। फॉरगेट अबाउट आउटसाइडर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स या जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सोचिए कि वो भी तो ह्यूमन बीइंग हैं। वो भी अगर एक एंगर मोड में बात कर रहे हैं या हर्टफुल हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। जब आप दूसरों को वो जैसे हैं वैसा देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन अपने आप से बहुत नर्चरिंग हो जाएगी, बहुत लविंग हो जाएगी। जब तक आप सिर्फ दूसरों में फॉल्ट निकालते रहेंगे और अपने आप को सही समझेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहेगी। जो ये कार्ड है डियर वन, इसका मैं मंत्रा तो नहीं पढ़ सकूंगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर मेरी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ठीक होगी कि नहीं। तो आप चंद्रा का अगर मंत्र ढूंढना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनका मंत्र भी कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र को अच्छा करने के लिए, मतलब अपने मनस को अच्छा करने के लिए आपको अपने पानी को चार्ज करके पीना चाहिए। मतलब कि आप कोई मंत्र पढ़े जब आप पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पानी पी रहे हैं या जिस कंटेनर में आपका पानी रखा हुआ है, आप सिर्फ उसको एक वाइट लाइट की एनर्जी दें और बोले कि ये शांति से नरिश हो रहा है, प्रेम से नरिश हो रहा है, अपना पानी वैसे पिए। चंद्र को अच्छा करने लगते हैं तो क्या ब्लेसिंग्स होती हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, मतलब कि जो हमारा ब्लड है वो प्योर होता है। तो अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है, हेल्पलेसनेस है, सैडनेस है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नीड है अपनी इमोशंस को डिटॉक्स करने की, साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करने की। तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करें। जैसे मैंने आपको बोला, आपको दोनों चीज़ करने की ज़रूरत है, बाह्य तौर पे भी और अपने अंतर्मन के तौर पे भी। फिर है इट इज़ द ब्लेसिंग फॉर द नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप्स, सबड्यूइंग मेंटल इलनेस एंड एंजाइटीज़, ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस। मतलब कि जो चंद्र है अगर वो उसको हम अच्छा करने की जो हम कोशिश करते हैं तो जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो गुस्सा होता है, एंजाइटी होती है, वो ख़त्म होने लगती है। तो उसके लिए जैसे सिंपल रेमेडीज़ जो मैं बताती हूँ चंद्र के लिए, अपनी इमोशंस को जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने थॉट्स को जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये ना सोच के कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैंने क्या किया है, मुझे क्या मिला है, सिर्फ सेल्फ सेंटर्डनेस से ना सोच के जितना आप ये देखेंगे कि और लोगों को भी दुख होता है और लोग भी उतने ही सेंसिटिव हैं जितने आप हैं। मतलब कि जितना आप अपनी मनोदशा को बदलने की कोशिश करेंगे, दूसरों के लिए भी सोचेंगे, उतना ही आपका जो चंद्र है वो अपने आप से अच्छा होने लगेगा। कोशिश करें अपने मन में सबके प्रति प्रेम लाने की, और मोस्टली जो आपके जीवन में जो गुरु हैं, गाइड हैं, जो फादरली फिगर हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखें। वो जो आपको बताते हैं, जो लोग आपको कुछ गाइड करते हैं अच्छी बातें, तो उसको समझने की, सम्मान के साथ उन लोगों की बातें मानने की। तो जितना आपके अंदर एक नरिशिंग एबिलिटी आएगी, प्रेम करने की एबिलिटी आएगी, आपका चंद्र अपने आप से अच्छा हो जाएगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो जाएगी। और आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि जो आपकी एफ़र्ट्स हैं वो आप सही भी कर रहे हैं कि नहीं, या जिस डायरेक्शन में आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत भी है या नहीं। तो जो मेंटल क्लैरिटी होती है वो भी आपको आपके मून से आती है। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस तो आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो हाउस का कार्ड आया है वो है 9th हाउस, और प्लैनेट है मार्स, और साइन आया है टॉरस।
और जो गॉड एंड गॉडेसेस डेक है उससे आया है वृंदा देवी का कार्ड। दोस्तों जो 9th नंबर का हाउस होता है हमारे बर्थ चार्ट में, वो रिलेटेड होता है हमारे फादर से, हमारी हायर स्टडीज़ से, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज से और हमारी लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड। और जो ये कार्ड होता है जो 9 नंबर होता है, मतलब कि जो 9th हाउस है वो है हाईएस्ट ऑफ धर्मा हाउस। मतलब कि हमारा सर्वप्रथम हमारे प्रति धर्म है, मतलब कि आपको अपने लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो अर्जित करना अनिवार्य है। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने मन को खुश रखना, प्योर रखना आपका धर्म है। फिर जो हमारा धर्म होता है वो होता है जो भी आप ज़िंदगी में क्रिएट करते हैं, आपकी जो फैमिली है, आपका बिजनेस है या आपका वर्क है, उसके प्रति भी आपका धर्म है जो आपको निभाना चाहिए, क्योंकि वो आपके जो धर्म है उसको अच्छा करता है, आपके कर्म को अच्छा करता है। फिर जो हमारा धर्म होता है, जब हमने अपने प्रति अपने धर्म को समझा, अपने परिवार के प्रति या फिर जो भी हम कार्य करते हैं उसके प्रति अपने धर्म को समझा, तो हमारा धर्म होता है हमारी खुद की स्पिरिचुअलिटी के प्रति। हमारा जो धर्म है अपनी आत्मा को जानना, अपने भीतर छुपे ज्ञान को जानना, सच को जानना, तो वो देखते हैं हम 9th हाउस से। तो आपका जो 9th हाउस है इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप कुछ स्पिरिचुअल स्टडीज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं। कुछ ऐसा है जो कि रिलेटेड है आपके गुरु से, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदल रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हो सकता है आप कोई योगा टीचर भी हों, क्योंकि यहाँ मार्स आया है और 9th हाउस है, टॉरस है, तो हो सकता है आप कुछ सिखाते हों, कुछ ऐसा सिखाते हों जो कि लोगों को हेल्प करता हो अंतर्मुखी होने में, अपने भीतर छुपा जो सत्य है उसको जानने के लिए। लेकिन दोस्तों जो ये मार्स है अगर ये 9th हाउस में है तो इसको इतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जो मार्स है वो एक बहुत फायरी एनर्जी है, फायर एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर ओरिएंटेड एनर्जी होती है। और जो 9th हाउस है वो अपने आप में वो भी एक फायर एलिमेंट का हाउस है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं या जब आप कुछ सीखते हैं तो ऐसा हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो, एंगर हो, गुस्सा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ सीखते हैं लेकिन आप उसको शो ऑफ करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए इतने उतावले होते हैं कि आप किसी चीज़ को ढंग से सीखते भी नहीं हैं और आप उसको कार्यान्वित करने लगते हैं। क्योंकि जो मार्स की एनर्जी होती है, जो मार्स होता है उसको सिर्फ एक्शन करना है, वो सोचता नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो एक अच्छी सोच रखने के लिए जो हमारा बर्थ चार्ट है उसमें जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस के लिए मरकरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मार्स है जो 9th हाउस में है तो वो सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है। मार्स को लगता है कि मुझे सिर्फ एक्शन करना है और अभी करना है और मुझे एक्शन करते ही रहना है, क्योंकि जो मार्स होता है इट इज़ लाइक अ जनरल। और तो जब भी मार्स अगर 9th हाउस में है तो आपकी जो एक मोटिव रहेगा कुछ ना कुछ सीखने का, कुछ नया कुछ करने का। लेकिन उसको करके आप उसको बहुत इमिडिएटली कार्यान्वित करना चाहते हैं तो इट शोज़ लैक ऑफ पेशेंस समवेयर। और उससे आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, तो द टॉरस इज़ एन अर्थली एनर्जी विच इज़ रिलेटेड टू money, resources, finances. It can sometimes relate to fame also. So 9th house and Taurus, तो again 9th house is more about getting in touch with your higher self। और वहाँ पर टॉरस के साइड में अगर मार्स है तो कहीं ना कहीं आप इस हाउस को अभी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। 9th हाउस को समझने के लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा इंटीरियराइजेशन की ज़रूरत है। ये मैं कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कार्ड निकाला है वो है वृंदा देवी एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आप देखें दोस्तों, वृंदा देवी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च की है। वृंदा देवी जो हैं वो जो वृंदावन है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा की रासलीला होती है वो वहाँ की देवी हैं।
और कहानियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण को रास लीला करनी है तो जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट्स करने हैं, मतलब कि सुंदर फूल हों और किस तरह के वहाँ पर पेड़ हों, फूलों का कैसा रंग हो, किस तरह के फल उगे हों, हर चीज़ का ख्याल वृंदा देवी रखती हैं। और अगर आप इनका हाथ में देखें तो एक कमल है, एक पैरेट भी है। पैरेट मतलब तोता। तो कहानी के अनुसार ये है कि जो ये तोता है ये वृंदा देवी को मैसेज देता रहता है कि अब श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं और श्री कृष्ण को अब क्या ज़रूरत हो सकती है। तो वो उससे सुन के जो जो श्री कृष्ण की रासलीला के लिए ज़रूरी होता है वो सब अरेंज कराती रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो वृंदा देवी थी उन्होंने राधा को बोला कि आप वृंदावन की रानी बने, तो इसलिए राधा को वृंदावनेश्वरी भी कहा जाता है। मतलब वृंदा जो है उनके वन की जो देवी हैं वो राधा हैं, या क्वीन जो हैं वो राधा हैं। वृंदा देवी को तुलसी से भी एसोसिएट करा जाता है। ऐसी कहानी है, आप लोग कभी रिसर्च करें। ऐसी एक मूवी भी है तुलसी विवाह, एक बहुत पुरानी मूवी है, तो अगर आप सर्च करें वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो तुलसी विवाह में यही बताया जाता है कि जो वृंदा देवी हैं उनको तुलसी के स्वरूप में भी पूजा जाता है। और अगर आप तुलसी को देखें तो वो कितना एक मेडिसिनल प्लांट है, और जो हिंदुस्तानी पद्धति है उसमें तो तुलसी का कितना महत्व है। हमारे यहाँ हर घर में तुलसी का होना अनिवार्य कहा गया। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप तुलसी के पास जा रहे हैं तो आप जो ब्रेथ ले रहे हैं वहाँ पे आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। आप उसको जब जल देने के लिए जा रहे हैं, आप दीपक जला रहे हैं, तो आपके मन का भी शुद्धिकरण हो रहा है, आपके जो बॉडी है उसका भी शुद्धिकरण हो रहा है। और जो तुलसी की जो मेडिसिनल वैल्यू है वो तो आप सभी जानते ही हैं। तुलसी कितनी अच्छी है हमारी पूरी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए, स्पेशली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी। तो इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए हमारी जब हम 9th हाउस से एसोसिएटेड होते हैं, डे 1। तो इसलिए शायद ये कार्ड आया है। जब हम 9th हाउस से एसोसिएटेड हो जाते हैं, हाईएस्ट ऑफ धर्मा से एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो हमारी क्वेस्ट सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम अपने आप को कितना प्योर बना सकें, हम अपने अंतर मन को कितना प्योर कर सकें कि हम एक तुलसी की तरह एक यूज़फुल प्लांट बन सके। तुलसी एक यूज़फुल प्लांट है, एक मेडिसिनल वैल्यू है, वो हमारे मन को शांत करता है और उसकी लकड़ियाँ तक यूज़ होती हैं। तो उसके अलावा जो उनकी एक एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ डिवोशन, डियर वन। जब भी हम 9th हाउस की बात करते हैं वहाँ पर गुरु है, ज्ञान है, हमारा हाईएस्ट ऑफ धर्मा है, तो वहाँ पे हमें एक डिवोशन की एनर्जी से जाना चाहिए, ना कि कुछ अचीव करने की एनर्जी या कोई शो ऑफ की एनर्जी। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि आप अपने ध्यान को, ज्ञान को शो ऑफ करना चाहते हैं, या आप उससे कुछ रिसोर्सेज अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो मनी ही क्यों ना हो, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है आपकी इंटेंशन क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज़ से मनी डिराइव करना बिल्कुल गलत नहीं होता है, लेकिन उसमें आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आप कंप्लीटली रेडी हैं जो आप कर रहे हैं, जो भी आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, क्या आप उसमें कंप्लीटली परिपक्व हैं, आपकी जो मनोस्थिति है वो कंप्लीटली पवित्र है। ये होती है हमारी इंटेंशन। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो आप जब अपना हाईएस्ट ऑफ धर्मा आप करते हैं, सो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन अगर हमारा इंटेंशन अच्छी नहीं होती है 9th हाउस में, तो कहीं ना कहीं वी आर क्रिएटिंग कर्मा फॉर आवर सेल्स। अगर इस कार्ड में देखें जो इनके बारे में लिखा है, Salutations to you, Vrinda Devi. You are most dear to Keshava, O goddess, O form of truth. You bestow devotion to Krishna, so I bow down to you again and again. मतलब कि हे वृंदा देवी, आप केशव को बहुत प्रिय हैं। हे माते, हे देवी, आप सत्य का फॉर्म हैं और आप कृष्ण पर कम्प्लीटली अपनी डिवोशन निछावर करती हैं। मतलब कि जो श्रद्धा है वो निछावर करती हैं। मैं आपके चरणों में अगेन बार बार नमन करता हूँ या करती हूँ। तो ये कितनी अच्छी एक हमारे लिए प्रेरणा हो सकती है कि जब भी हम 9th हाउस की बात करें, जो 9th हाउस में
आपका जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या आप कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो आपके अंदर उस वक्त डिवोशन होनी चाहिए। जब भी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं किसी को गाइड करने के लिए, किसी को हील करने के लिए, तो आपके अंदर कितना नॉन डूअरशिप होनी चाहिए और कितनी डिवोशन होनी चाहिए। वृंदा देवी क्या ब्लेसिंग्स देती हैं हमें? रेजिडेंस इन अ होली प्लेस। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको मन करता है वो हरिद्वार में जाके रहें अपने जीवन के लास्ट डेज में, किसी का मन होता है कि वो बनारस जाकर रहे, किसी का मन होता है वो वृंदावन जाए, मथुरा जाए। तो जो मुझे समझ में आता है जो ये ब्लेसिंग्स हैं, तो अगर आपका मन है आप इन तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पाए हैं तो शायद वृंदा देवी हेल्प करें, क्योंकि वो खुद वृंदावन की देवी हैं। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, अगेन अगर हम वृंदा देवी मतलब इस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली हमें जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचर है, उसका सानिध्य मिलेगा। फिर है डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु। अगेन अगर हम ये एनर्जी अपने अंदर इन्वोक करते हैं, मतलब कि डिवोशन की एनर्जी जब हम अपने अंदर इन्वोक करते हैं तो हमें डिवोशन टू कृष्णा या विष्णु अपने आप से हो जाएगी। और किसी ना किसी रीडिंग में मैं समझाऊंगी कृष्णा क्या सिंबलाइज करते हैं या विष्णु क्या सिंबलाइज करते हैं। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, डेफिनेटली डियर वंस, जब तक हम अहंकार से काम करेंगे ना, तब तक हमारी हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी नहीं हो सकती है, हमारा इतना अच्छा वेलबींग ना हो। लेकिन जितना हम अपने अंदर डिवोशन, श्रद्धा लेकर आएंगे, उतना ही हमारा वेलबींग अच्छा होने लगता है, हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होने लगेगी। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ जो भी मैं इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के द्वारा आपको मैसेज डिलीवर करना चाह रही थी, शायद किसी न किसी हद तक वो आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। और रीडिंग ख़त्म करने से पहले आई जस्ट लाइक टू शेयर, सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, कितनी सुंदर नेचुरल ब्यूटी है। और जैसे हमने ब्लेसिंग भी पढ़ी कि जब हम इस एनर्जी से, वृंदा देवी की एनर्जी से, डिवोशन की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो जो नेचर है उसके प्रति हमारा जो सम्मान है और जो निकटता है वो अपने आप से बढ़ जाएगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड आई होप आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स मिली होगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो हाउस है वो है 8th हाउस, प्लैनेट आया है प्लूटो और साइन है सजिटेरियस। मैं समझाती हूँ उसका क्या मतलब है। और जो गॉड एंड गॉडेसेस से जो कार्ड आया है वो है सीता देवी, क्वीन ऑफ चेस्टिटी, मतलब कि सतीत्व या शुचिता, शुद्धता का प्रतीक सीता। दोस्तों जो 8th हाउस होता है, 8th हाउस हमेशा दर्शाता है हमारे जीवन के अप्स एंड डाउन्स, जो बहुत सडन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। मतलब कि हमारी ज़िंदगी की जो एक धारा है, हमारी जो विचारधारा है वो बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स, जिसमें हमने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया होता है, जो हमारी नई रिलेशनशिप्स, बॉन्डिंग्स फॉर्म हो रही होती हैं, वो रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स लेकर आती हैं। हमारी जो विशेज़ होती है, डिज़ायर्स होते हैं, वो कम्प्लीटली फुलफिल होते ही नहीं हैं। जब हम ये सब गो थ्रू कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन अगर ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में ज्ञान और ध्यान आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि जो भी आपकी रिलेशनशिप्स थी वो इसलिए थी क्योंकि वो आपको हेल्प कर रही थी आपके इवोल्यूशन में, आपके ज़िंदगी में ज्ञान लाने के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जिटरीनेस होती है, हमें समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। लेकिन जब वो फेज़ ख़त्म हो जाता है तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आज हम वो नहीं हैं जो हम आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले थे। क्योंकि आज हमारी विचारधारा, हमारा सोचने का तरीका, हमारा इस ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करने का जो एक तरीका है वो बदल गया है। दोस्तों 8th हाउस ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस बताता है, जो एक्सपीरियंस हमने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किए होते। मोस्टली हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी हमारी पार्टनरशिप है, चाहे वो आपका स्पाउस है या कोई भी पार्टनरशिप है बिजनेस से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे फ्रेंड सर्कल्स जहाँ पे आप मिलके कुछ करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलके कुछ करते हैं
और पार्टनरशिप का मतलब जब हम आमने सामने हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम अपना टाइम शेयर कर रहे हैं, और वो विचारों का आदान प्रदान, टाइम और रिसोर्सेज जब हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ रही है, या एक हार्मनी ज़्यादा है। तो मोस्टली जब फ्रिक्शंस आती हैं तो उसमें हमारा 8th हाउस एक्टिव होता है। हमारा 8th हाउस क्योंकि हमें ये दर्शा रहा होता है कि हमें अपने अंदर क्या बदलना होता है। आप शायद अभी उस तरह के किसी एक फेज से गुजर रहे हैं कि लाइफ में इंटेंस इमोशंस हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, बट जिसे आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो ये कार्ड है प्लूटो का, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो टफ लग रहा है अभी, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सजिटेरियस का साइन है तो गुरु का साइन है, और ये एक इनिशिएट का साइन होता है। मतलब कि कभी ना कभी किसी ना किसी जीवन में हम चूज़ करते हैं कि अभी तो जो मोह माया थी, हमने बहुत कुछ उसको एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन इस जन्म में मुझे चूज़ करना है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने की तैयारी करना चाहती हूँ, या मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहती हूँ। तो सजिटेरियस का साइन होता है उस इनिशिएशन का, मतलब कि हम जब अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर, विजडम की ओर, गुरु की ओर। 8th हाउस में है तो मतलब आपका इनिशिएशन कैसे होगा ज्ञान की ओर, जब आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और वैसा कुछ हो भी रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ इनहेरिटेंस से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हों, जो भी वो आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ऊपर नीचे हो गया है कुछ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीता देवी हैं, एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है। कोई एक्शन ना लेने की जगह आपको अभी ज़रूरत है अंतर्मुखी होने की और इंटरराइज करने की, मतलब ये समझने की कि जीवन में आपको अभी क्या सीखना है, जो आपकी जीवन की परिस्थिति हैं वो आपको क्या सिखाना चाह रही हैं। जो भी परिस्थिति है उससे जब आप कुछ सीख लेंगे तो आप आगे बढ़ के कैसे अपने जीवन में एक नया सुधार देख सकते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ अच्छा सुधार है। यहाँ लिखा है सीता देवी क्वीन ऑफ चेस्टिटी, मतलब कि सतीत्व का जो प्रतीक है, जो शुचिता का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। और अगर आप ये फोटो भी देखें तो हमने सभी ने सुना है सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, मतलब कि वो इतनी प्योर थी कि उनको अग्नि भी नहीं जला सकी। तो डियर वन, ये सिंबॉलिक है कि हम अपने आप को ज्ञान की अग्नि में इतना ज़्यादा जलाएं, ध्यान की अग्नि में जल के हम अपने आप को इतना शुद्ध करें कि जो अग्नि है, जो मुश्किलों की अग्नि है, जो क्रोध की अग्नि है, वो हमें जला ना सके। तो ये जो समय है, और वैसे भी जो 8th हाउस है वो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो भी, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, तो आप बिल्कुल भी डिसहार्टन ना हो। जो भी परिस्थितियाँ हो रही हैं वो आपके खुद के मनस के, आपके जो संस्कार हैं, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो भी आपके मन में विचार चलते हैं, उनकी शुद्धता के लिए हो रहा है। जितना अपने विचारों को शुद्ध करते रहेंगे, जितना आप सरेंडर करेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपकी मनोदशा बदलती जाएगी, आपको आपके आंसर्स मिलने लगेंगे, आपको जीवन में एक नया रास्ता दिखने लगेगा। आप देखें जो इस पिक्चर में जो सीता माँ हैं वो अग्नि पर बैठी हैं, और आप देखिए सब देवता उनको नमन कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारे एक्शंस हैं, जैसे कि जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो हमारे एक्शंस दर्शाती है। हमारे एक्शंस अपने आप से इतने अच्छे हो जाते हैं जब हम अपने अंदर वो प्योरिटी लेकर आते हैं, अपने अंदर के छुपे अज्ञानता, अभिमान, अहंकार या अज्ञानता का जो अंधकार है, जब हम उसे मिटाते हैं और हम अपने भीतर ज्ञान का जब दीपक जलाते हैं, तो वो प्योरिटी हमारे अंदर अपने आप आने लगती है। फिर हमारे एक्शंस भी अपने आप से बहुत अच्छे होने लगते हैं। जो ये कार्ड है इसमें लिखा है, आई ऑफर माई reverence to Rama's beloved Sita, the source of the world's creation, maintenance and destruction, the remover of all miseries and the bringer of the auspiciousness, from Tulasi Ramayana।
मतलब कि जब हम 8th हाउस की एनर्जी से गो थ्रू कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है। आप चाहें तो अपने जीवन में सीता की एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। आप सीता माँ को अपने ध्यान में उस एनर्जी को इन्वोक करें जो आपको शक्ति देगी, आपको प्यूरिफिकेशन देगी, आपके अंदर दृढ़ता और ज्ञान भी देगी। जो ब्लेसिंग्स हैं वो है फिडिलिटी इन लव। तो डियर वंस, कई बार जब हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं और रिलेशनशिप में, मोस्टली स्पाउस से रिलेटेड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, तो कई बार आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, या वो उनको लगता है कि उनको जीवन में कोई और चाहिए। और अगर आप सीता को देखें तो वो सिंबॉलिज्म है फिडिलिटी का। चाहे उनके साथ कैसा भी हुआ, उन्होंने राम को कभी छोड़ा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा राइट एक्शन होता है, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें राइट एक्शन को करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी इमोशंस चाहे कितनी भी डार्क हो जाएं, बुरी हो जाएं, लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो ऐसा हम कुछ क्रिएट ना कर दें जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। तो जब भी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं या हम सोचते हैं कि हमें जीवन में कोई और चाहिए, अगर आप बहुत दुखी हैं उस समय आप ये सोच सकते हैं। आप बहुत सारे लोग वो अफेयर्स भी करते हैं, लेकिन आपको ये सोचना ज़रूरी है क्या आप अपने अंदर इनफिडिलिटी की एनर्जी नहीं इन्वोक कर रहे हैं। किसी से रिलेशनशिप रखना गलत नहीं है, लेकिन आप एक रिलेशनशिप में रह के आप अगर दूसरी रिलेशनशिप रख रहे हैं और आप दूसरे व्यक्ति को अंधकार में रखे हुए हैं, तो वो जो एक्शन है आपका, वो कभी ना कभी आपके जीवन में एक रिपरकशन बन के ज़रूर आएगा। अपनी रिलेशनशिप्स में अगर आप क्लैरिटी रखेंगे, अगर आप सचमुच बहुत दुखी हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसको झूठ बोल के कोई रिलेशनशिप रखने से अच्छा है आप उस व्यक्ति को जाकर बोलें, जिससे वो व्यक्ति भी अपना डिसीजन ले सके उसे क्या करना है। लेकिन जब आप झूठ बोल के या आप चीज़ों को छुपा के जब आप चीज़ें करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा आप अपने कर्मों में इनफिडिलिटी की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, जो इस जन्म में या किसी अगले जन्म में आपके जीवन में रूपांतरित मटेरियलाइज ज़रूर होगी। सो जैसा हम करते हैं, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति में करें, वो हमारे जीवन में वापस ज़रूर आता है। तो जो सीता की एनर्जी है वो हमारे अंदर संयम, ज्ञान, विजडम लेकर आती है। हमें ये सोचने की क्षमता देती है कि हमें जीवन में राइट एक्शन लेना है तो कैसे लेना है। डिवोशन टू ट्रूथ, तो जो सत्य है वो सत्य है क्या? क्या जो मैं अपने इमोशनल टर्मोइल में आके सोच रही हूँ वो सत्य है, या जब मैं अपनी इमोशनल टर्मोइल से बाहर निकल के पीसफुल हो जाऊँगी और तब जब मैं सोचूंगी वो सत्य है? तो इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। पेनेंस एंड टॉलरेंस, मतलब कि तपस्या, तब से ही हम अपने जो हम कर्मा हैं या हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं हम उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है, थोड़े सहन शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। पावर टू इम्प्रूव वंस ओन सेल्फ, खुद को बदलने की जो एक ताकत है, शक्ति है। तो जब भी आपको लगता है आपको ये ब्लेसिंग्स चाहिए, फिडिलिटी इन लव, डिवोशन टू ट्रूथ, पेनेंस एंड टॉलरेंस, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वंस सेल्फ, आप सीता की एनर्जी अपने जीवन में इन्वोक करें, क्योंकि ये एक सिंबॉलिज्म है। ये दर्शाती है कि हमारे भीतर भी एक ऐसी ही एनर्जी है जो इतनी प्योर और पावरफुल हो सकती है। अगर हम चाहते हैं हमारे भीतर वो एनर्जी आए या एनर्जी हो, वो क्षमता हो कि हम सही एक्शन लें, विजडम के साथ लें, करेज के साथ लें, तो आपको अपने भीतर वो सीता की एनर्जी को इन्वोक करना ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ। मैं आशा करती हूँ जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, आपको मदद मिलेगी अपने जीवन में जो आप अप्स एंड डाउन से अभी जूझ रहे हैं उसमें अपने मन में शांति लाने की। अभी के लिए इतना ही।